हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। मराठा और ब्रिटिश के एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज में आज का क्वेश्चन है, मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पदनाम क्या था? क्या था पदनाम? बड़कर था। ठीक है, इनकी सबकी सूची मैंने कल के वीडियो में अपलोड की हुई है और मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी कौन से पदाधिकारी का क्या नाम था। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? किस शासनकाल का था फडणवीस? मराठा काल का था। ठीक है। आज भी महाराष्ट्र में फडणवीस सरनेम बहुत ही फेमस है। अभी देवेंद्र फडणवीस वहाँ के सीएम भी बने हुए हैं। फडणवीस मराठा काल में राजस्व अधिकारी था जो परगने में होने वाली संपूर्ण आय और व्यय का विवरण रखता था और इसकी सूचना वह कमोमिसदार को देता था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया? देखिए, जो 1818 से 1830 का काल है वो सुपरिटेंडेंट्स का काल है। फिर उसके बाद जिलेदारों के हाथों में गया था, लेकिन फाइनली 1854 में जब डलहौजी का शासन था तो हड़प नीति के तहत क्या किया था उन्होंने? इस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। ठीक है, क्योंकि ये नागपुर के अधीन था तब छत्तीसगढ़, इसीलिए नागपुर अगर ब्रिटिशर्स के अधीन हो गया तो फिर छत्तीसगढ़ भी उसी काल में गया होगा, तो आंसर हो जाएगा 1854। ठीक है। अब देखते हैं इसमें, 11 दिसंबर 1853 को भोसला शासक रघुजी तृतीय की निसंतान स्थिति में मृत्यु हो गई। 13 मार्च 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, किंतु 31 जनवरी 1855 तक मराठा शासन छत्तीसगढ़ में जारी रहा और 1 फरवरी 1855 को जिलेदार गोपाल राव अप्पा ने ब्रिटिश प्रतिनिधि को छत्तीसगढ़ का प्रशासन सौंप दिया। 1854 के पश्चात सिहावा, खल्लारी, संजारी 3 ताहूतदारियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये ताहूतदारियों का निर्माण से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसकी भी एक सूची इस एमसीक्यू वाले सेशन में मैंने दी हुई है, आगे आएगा। आप वीडियो में कंटिन्यू रहें और अंतिम तक देखते रहें वीडियो को, और मैं उसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। छत्तीसगढ़ को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया था? 1854 में। ठीक है। 1854 में भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ अंतिम रूप से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शामिल हो गया। फिर है, जब नागपुर प्रांत में ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था तब रायपुर में इसके मुख्यालय के साथ एक डिप्टी कमिश्नरशिप के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया? ठीक है, 1854 में ही किया गया था। जब मतलब ऑफिशियली तो 1855 में आए, लेकिन 1854 में क्या हुआ था, मतलब फाइनली हड़प नीति के तहत भेज दिया गया था, लेकिन 1855 में कमिश्नर छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, पहले कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट। ओके। वह गवर्नर जनरल कौन था जब अंग्रेजों ने संयोजन के सिद्धांत की व्याख्या के तहत रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा कर लिया? कब्जा कब हुआ है? 1854 में। ठीक है, तो तब गवर्नर जनरल कौन रहे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये गवर्नर जनरल की सूची किस गवर्नर जनरल के काल में क्या हुआ था, ये मैं इंडियन पर्पज से भी वीडियो एक बनाऊंगी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा आंसर। छत्तीसगढ़ में तहसील व्यवस्था प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? एगेन्यू, एडमंड जेनकिंस या इलियट? इलियट ने किया था। ठीक है, इलियट ने क्या बनाए थे? तहसील बनाए थे। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात हुई घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए। छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना, बिलासपुर जिला भूबंदोबस्त, दुर्ग जिला का निर्माण, कैप्टन इलियट की नियुक्ति। तो देखिए, इसमें आपको मैं ही बता देती हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। कैप्टन इलियट की नियुक्ति कब हुई थी? शुरू से देखते हैं। छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना कब हुई है? 1862 में हुई है। ठीक है, बिलासपुर जिला का भू बंदोबस्त 1868 में हुआ है। दुर्ग जिला निर्माण 1906 है और कैप्टन इलियट की नियुक्ति हुई थी 1857 में। 1854 में नियुक्ति हुई थी, लेकिन 1855 में आए थे। अगला है, 1854 में छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नरशिप में गठन किया गया था, जिला मुख्यालय था। अब जिला मुख्यालय को पूछ रहे हैं, जिला मुख्यालय क्या था? रायपुर था। ठीक है, रायपुर था जिला मुख्यालय। ब्रिटिश शासकों द्वारा
छत्तीसगढ़ को किस वर्ष कमिश्नरी घोषित किया गया था? किस वर्ष कमिश्नरी घोषित किया गया था? 1862 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ को एक कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया। अब अगला है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले शामिल थे? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, संबलपुर। कौन कौन से थे? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर था। ठीक है, 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किन ताहूतदारियों का निर्माण किया गया था? सिहावा, लोरमी, खल्लारी, संजारी। तो देखिए, इनमें से संजारी का किया गया है। सिहावा, खल्लारी, लोरमी और तरेंगा तो किसने किया था? सैंडिस के काल में हुआ था। ठीक है, तो सिहावा, खल्लारी और संजारी हो जाएगा। 3 ताहूतदारी है, सिहावा, खल्लारी और संजारी। लोरमी और तरेंगा किसके काल में हुई है? सैंडिस के काल में हुई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। एक ए बोलता है 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 4, डी 1 3 4 या फिर ई चारों। तो देखिए, हम जानते हैं कि लोरमी किसके काल में हुआ है? सैंडिस के काल में हुआ है। ठीक है, तो इसमें से लोरमी एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये रहा सभी ताहूतदारियों की सूची। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो फिर मैं इसे सेम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। छत्तीसगढ़ के ताहूतदारियों का निर्माण सैंडिस के काल में लोरमी, तरेंगा और और तरेंगा मराठा काल में सिरपुर और लमन हुआ था। फिर चार्ल्स इलियट के काल में संजारी, खल्लारी और सिहावा। ठीक है, 1858 में तीनों बने, संजारी, खल्लारी, सिहावा। ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था? बरकंदाज। ये सब ना एक कीवर्ड क्वेश्चन होते हैं जिससे कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मराठा काल, कलचुरी काल या फिर जितने भी ऐतिहासिक काल रहे हैं, सब में कोई कीवर्ड, कोई विशेष शब्द रहा है किसी के लिए, तो आप उसे जरूर याद करें। ठीक है, किसे कहा जाता था बरकंदाज? सिपाहियों को बरकंदाज कहा जाता था। ठीक है, कंपनी में सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ था? 1792, 1825, 1833 और 1795। तीसरा विद्रोह से ये क्वेश्चन है कि जितने भी छत्तीसगढ़ में विद्रोह हुए वो अधिकतर तो कंपनी के ही खिलाफ थे, या फिर उनकी नीतियों के खिलाफ, कहीं दीवान नियुक्ति हो रही है उसके खिलाफ। ठीक है, तो उनमें से तीसरा विद्रोह कौन सा था? ठीक है, 1792 का, 1825, 1833 या 1795 का। तो देखिए, 1795 में जो किसके काल में हुआ था ये? विट्ठलराव दिनकर के काल में। ठीक है, भोपालपट्टनम का विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि कैप्टन ब्लंट बस्तर प्रवेश करना चाहते थे। तो यहाँ पे सभी विद्रोहों की सूची है, मैं इसे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कंपनी सरकार की गुलामी की दास्तां के विरुद्ध समय समय पर निम्नलिखित विद्रोह हुए। हलबा विद्रोह 1774-77, सरगुजा विद्रोह 1792, भोपालपट्टनम का संघर्ष 1725, सरगुजा विद्रोह अजित सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, भोपालपट्टनम संघर्ष 1795, परलकोट 1825, कोल विद्रोह 1831 से 32, बरगढ़ रायगढ़ विद्रोह 1833 से 45, तारापुर विद्रोह 1842 से 54, मेरिया विद्रोह 1842 से 63। ठीक है, तारापुर और मेरिया को विशेषकर याद रखना है। दोनों स्टार्ट एक ही वर्ष हुए हैं, लेकिन चूंकि तारापुर 1854 मतलब 1854 में समाप्त हो गया था, इसीलिए इसे पहले काउंट करते हैं। ठीक है, अब अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? अगेन वही क्वेश्चन है, आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ पहला प्रलेखित विद्रोह था? भूमकाल विद्रोह, हलबा विद्रोह, भोपालपट्टनम का संघर्ष और कोई विद्रोह। तो देखिए, 1774 में स्टार्ट हुआ था हलबा विद्रोह, अजमेर सिंह के मतलब शासन काल में, अजमेर सिंह और दरियादेव के वो सत्ता संघर्ष में। ठीक है, जिसमें हलबा जनजाति का संपूर्ण नाश कर दिया गया। कहते हैं कि केवल एक ही हलबा बचा हुआ था तब। ठीक है, और अजमेर सिंह की मृत्यु के साथ 1777 में यह विद्रोह समाप्त हुआ। अंततः शासन दरियादेव के हाथ में गया, कोटपाड़ की संधि हुई और बस्तर किसके? मराठों के अधीन चला गया था। ठीक है, हलबा विद्रोह। अगला है, भटगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार कौन था? भटगांव जमींदारी, यादव राय, घासी राय, देव राय, अनंत राय, दवी राय। देखिए, यादव राय था। ठीक है, भटगांव जमींदारी। अभी आगे जाके भटगांव जमींदारी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जब वीर नारायण सिंह का काल आने वाला है। फिर अगला है निम्नलिखित कथन पढ़िए। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली नामक कर वसूला जाता था। जमींदारों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया। जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया। देखिए इसका आंसर है जमींदारियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया, नहीं किया गया था। केवल कर के लिए जमींदारियां बनाई गई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी कि आंसर नंबर डी। अगला है सन 1957 के पूर्व छत्तीसगढ़ में प्रमुख परगनों एवं जमींदारियों की 1947 है, सॉरी 1947 जमींदारियों की संख्या थी। 9 परगने 27 जमींदारियां, 7 परगने 29 जमींदारियां, 11 परगने 25 जमींदारियां या फिर 13 परगने 23 जमींदारियां। तो देखिए सन जब भारत आजाद हुआ था तो छत्तीसगढ़ में 9 परगने थे और 27 जमींदारियां थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। यह कथन किसका है? क्या क्या पूछा है? भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा है। ये सब जो लाइन वाले विशेष कथन वाले क्वेश्चन होते हैं इसको आप पढ़ के ही जाइए, क्योंकि कौन से कथन किसका है ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये कहा था मिस्टर जेनकिंस ने। मिस्टर जेनकिंस ने क्या कहा था? भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ही भौगोलिक भिन्नता पाई जाती है और ये क्वेश्चन आया भी है सीजीपीएससी प्री 2021 में। और छत्तीसगढ़ में भौगोलिक भिन्नता पाई जाती है। एक ही कोई इंसान एक जगह पे रह के सभी जगह शासन नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा है। ठीक है, आज का हमारा ये एमसीक्यू और पीवाईक्यू वाला सेशन यहीं पे अभी समाप्त होता है। आप जुड़े रहें और विद्यालय आईएएस को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।